हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं अपने चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। इससे पहले हमने बात की थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में काफ़ी सारी लिमिटेशंस थी, जिसकी वजह से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी उन लिमिटेशंस को दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में काफ़ी सारी अजम्पशंस को हमने स्टडी किया था, लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर इतनी ज़्यादा अजम्पशंस नहीं है। ठीक है, वहाँ पर फैक्ट्स का, ओरिजिनल फैक्ट्स का वहाँ पर यूज़ किया गया। तो स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अगर हम मेन पॉइंट्स की बात करें, देन द फर्स्ट पॉइंट इज द अट्रैक्शन बिटवीन द सेंट्रल मेटल एंड द लिगेंड इन द complexes इज कंसिडर्ड टू बी प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल मेटल जो है कैरी द पॉजिटिव चार्ज, जो हम मानते हैं दैट इट कैरीज द पॉजिटिव चार्ज वाइल द लिगेंड्स कैरीज द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जो इंटरेक्शन वहां पर कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट होगा बिटवीन द मेटल एंड द लिगेंड विल बी आयन आयन इंटरेक्शन, or the interaction will be ion dipole interaction because the ligands are neutral also। ठीक है, वो चार्ज भी होते हैं, साथ ही साथ न्यूट्रल्स भी होते हैं। सेकेंड, द लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज पॉइंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, पॉइंट चार्जेस माना गया लिगेंड्स को विच कैरी द नेगेटिव चार्ज, एंड देर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द मेटल ऑर्बिटल एंड द लिगेंड ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर इंटरेक्शंस की जो बात है वो नहीं करता, वो कहता है कि मेटल ऑर्बिटल लिगेंड ऑर्बिटल्स के बीच में डायरेक्टली कोई इंटरेक्शन नहीं है, वो क्या है, आयन आयन या आयन डिपल इंटरेक्शन वो रखते हैं। देन द नेक्स्ट इज द डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द मेटल हैव द सेम एनर्जी। ठीक है, इसको ध्यान रखना कि जो एटम की अगर हम बात करें, मेटल एटम की अगर हम बात करें, तो जो डी ऑर्बिटल्स होंगे उन्हें बोला जाएगा डीजनरेट ऑर्बिटल्स। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा तो वो डीजनरेसी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है ड्यू टू लिगेंड्स। ठीक है, जो डीजनरेसी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी ड्यू टू द लिगेंड्स अप्रोच, एंड दिस इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, क्योंकि अब डी ऑर्बिटल्स जो होंगे वो डीजनरेट नहीं रह जाएंगे, इक्वल एनर्जी के नहीं रहेंगे, उनकी एनर्जी में चेंज आएगा, और इसी को बोला गया स्प्लिट होना। ठीक है, तो स्प्लिटिंग को हमने यहां पर स्टडी करना है। तो हमने हाइब्रिडाइजेशन में स्टडी किया कि ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल का, एंड दिस इज द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स। ठीक है, जब ऑक्टाहेड्रल फील्ड हमारे पास हो। सो दिस फिगर एक्सप्लेन्स द डीजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये डीजनरेसी के बारे में हमें बता रहा है। दिस पिक्चर, ये ऑर्बिटल्स हैं हमारे। ठीक है, जो 5 ऑर्बिटल्स हैं उन्हीं का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से किया गया, 1 2 3 4 5, इस तरह से वो रिप्रेजेंटेशन किया गया। ठीक है, काफ़ी सारी बुक्स के अंदर इस तरह से बॉक्सेस बना के उनका रिप्रेजेंटेशन किया गया, लेकिन यहाँ पर पैरेलल लाइंस, 5 पैरेलल लाइंस की हेल्प से उनका रिप्रेजेंटेशन किया गया। So this is the representation of average energy of the d orbital in a spherical crystal field। लेकिन जब लिगेंड उसे अप्रोच करेगा तो ये अब स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। ये जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स है ये क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट इन 2 सेट, 1 लोअर एनर्जी एंड सेकेंड 1 ऑफ हाइयर एनर्जी। तो यहां देखो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स होंगे। किस केस में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में। जबकि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर हाई एनर्जी सेट हमारे पास आता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर कुछ नोटेशंस हैं जिनके बेसिस पर इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। जो लोअर एनर्जी है उसे T2G से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जबकि हाइयर एनर्जी वाले सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय EG। अब जो ये स्प्लिटिंग है डी ऑर्बिटल्स का, वाई दीज 3 ऑर्बिटल्स डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, ये लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स क्यों हैं, क्यों ये लोअर एनर्जी सेट के अंदर आते हैं, इसका हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की हम बात करें तो यहां हर एक पॉइंट का एक मीनिंग है। शेप्स डी ऑर्बिटल की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर डी ऑर्बिटल की शेप की हम बात करें तो जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, अगर हम
इन ऑर्बिटल्स के लिए बात करें, देन दीज ऑर्बिटल्स, इनके जो लोब्स हैं, दे लाइज इन बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, ये कहां होते हैं? इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं। वाइल इन केस ऑफ डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र एंड डी जेड स्क्र, द लॉब्स आर अलोंग द एक्सिस। ठीक है, वो अलोंग द एक्सिस होंगे। तो अगर शेप्स हमें अच्छी तरह से आती है तो हमारे लिए ये एक्सप्लेनेशन को स्टडी करना इजी हो जाएगा, जो एक्सप्लेनेशन यहां पर दिया। तो यहां कहा गया टू फॉर्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स द लिगेंड्स हैव टू अप्रोच सेंट्रल मेटल एटम अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, उसने कहा कि जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो लिगेंड्स क्या करते हैं? अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को। और कैसे अप्रोच करते हैं? अलोंग द कोऑर्डिनेशन एक्सिस। तो जब बात या वर्ड यूज वो कर रहा है अलोंग द कोऑर्डिनेशन एक्सिस, तो हमें समझना चाहिए कि आउट ऑफ 5 डी ऑर्बिटल्स 2 आर, ठीक है, 2 के केसेस में डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र एंड डी जेड स्क्र, द लॉब्स आर अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस. So during the approach, the d orbitals whose lobes lie along the axis experience more repulsion. इसका मतलब डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जेड स्क्र जिनके लॉब्स अलोंग द एक्सिस हैं वहां पर रिपल्शन ज्यादा होगी, एंड ड्यू टू दिस देयर एनर्जी विल इंक्रीज. इसीलिए वो हाइयर एनर्जी ईजी ऑर्बिटल में चले जाते हैं. ठीक है, उन्हें ईजी बोला गया, हाइयर एनर्जी सेट बोला गया उसको. एंड द अदर नॉन एक्सियल सेट्स, ठीक है, नॉन एक्सियल इसलिए बिकॉज द लॉब्स आर इन बिटवीन द एक्सिस, सो दे एक्सपीरियंस लेस रिपल्शन एंड बिकॉज ऑफ दिस दे पोजेस लेस एनर्जी. इसीलिए जो ईजी है वो ग्रेटर एनर्जी का होगा, while the T2G will be of lower energy. ठीक है, वो लोअर एनर्जी का सेट होगा. तो इस तरह से हम स्प्लिटिंग को बड़ा इजीली स्टडी कर सकते हैं अगर हमें शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल के बारे में पता है, और लिगेंड्स जब उन्हें अप्रोच करेगा तो किस तरह से वहां पर रिपल्सिव फोर्सेस अकर होती हैं, उसके बारे में हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. नेक्स्ट वन सेम इसी तरह से जब हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए बात करेंगे, सो इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस the ligands have to approach central metal atom in between the coordination axis. तो वो in between coordination axis आता है. और अगर in between the coordination axis की बात करें, then जो d orbitals होंगे जिनके lobes lie करेंगे along the axis, they will experience less repulsion due to their energy will increase. जिसकी वजह से उनकी एनर्जी क्या करेगी? थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगी. एंड द अदर नॉन एक्सियल विल सफर मोर रिपल्शन. ठीक है, तो इस केस में T2G का एनर्जी ज़्यादा होगा जबकि EG का एनर्जी कम होगा. क्योंकि अगर हम बात करें इन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो इन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे पास जो लॉब्स हैं, ठीक है, वो DXY, DYZ और DZX है. तो इसीलिए उस केस में रिपल्शन क्या होगी? ज़्यादा होगी. और यहां पर केस चेंज हो गया. नाउ T2G विल बी ऑफ ग्रेटर एनर्जी एंड EG. ठीक है, यहां थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कि यहां जब हम बात कर रहे होते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, देन वी आर नॉट राइटिंग द G सबस्क्रिप्ट हियर. ठीक है, तो हम यहां पर G का यूज नहीं करते. देन इट इज सिंपली रिप्रेजेंट बाय द T2 एंड E. ठीक है, T2 और E के साथ हम यहां पर रिप्रेजेंटेशन देते हैं. ठीक है, तो जैसा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए अगर थ्योरेटिकल पोर्शन की हम बात करें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है ये ध्यान रखना दैट कि जो अप्रोच कर रहा है लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को, वहाँ लोब्स क्या हैं? इन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस है. तो शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल फिर से काफ़ी इंपॉर्टेंस यहाँ पर रखता है. तो यहाँ फिगर से बड़ा इजीली क्लियर हो जाएगा कि जब हम स्प्लिटिंग की बात करें डी ऑर्बिटल्स की टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, तो जो ऑर्बिटल्स हैं हमारे डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र एंड डी जेड स्क्र, वो लोअर सेट एनर्जी है हमारे पास, जबकि डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स के लिए जो एनर्जी होगा वो हाइयर होगा. बाकी रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो जो हमने जी का वहाँ पर यूज़ किया था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, हम यहाँ पर यूज़ नहीं करते. इट इज़ सिंपली रिप्रेजेंटेड एज T2 या E से हम वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देते हैं. ठीक है,
तो इस चीज़ को हमें बड़ी अच्छी तरह से याद रखना है और ये काफ़ी हेल्पफुल होगा जब हम फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कराएंगे। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है क्या। सो द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G एंड EG लेवल, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करें, डेल्टा से। अगर हम डेल्टा नॉट यूज करें तो डेल्टा नॉट का मीनिंग है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर हम रिप्रेजेंट करें डेल्टा टी से, सो मीनिंग ऑफ डेल्टा टी इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द T2G एंड द EG लेवल इज डेजिग्नेटेड बाय द डेल्टा एंड इज कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। लेकिन जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स का यूज करें, देन किसी भी सेम मेटल आयन, अगर मेटल आयन सेम है लेकिन उसके साथ जो लिगेंड है वो डिफरेंट अटैच है, तो जो डाटा हमारे पास आता है वो अलग अलग तरह का होगा। एंड अ सीरीज in which the ligands are arranged in order of increasing magnitude of crystal field splitting। इसका मतलब ligand का एक बहुत बड़ा रोल है स्प्लिटिंग कराने में। ठीक है, और जिस ऑर्डर में, जिस मैग्नीट्यूड में हम ligands को अरेंजमेंट कराते हैं, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो लिगेंड्स क्या करें, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा भी कराते हैं, कम भी कराते हैं। इसका मतलब हम लिगेंड्स की स्ट्रेंथ की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो कि एक्सप्लेन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से नहीं हो पाया था। एंड वी गॉट द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारे पास है कार्बोनिल CO सबसे ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कराता है। इसका मतलब कार्बोनिल विल बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जबकि आयोडाइड एक वीक लिगेंड की कैटेगरी के अंदर आता है। तो इसका हमें ध्यान रखना। ठीक है, जहां तक बात करें हम वाटर की, वाटर एक ऐसा लिगेंड है जिसके बाद जो लिगेंड्स दिए हैं उनका स्ट्रेंथ कम है, जबकि उसके बाद मतलब उससे जो पहले एलिमेंट दिए गए, जैसे ऑक्सलेट दिया, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, सल्फाइड, क्लोराइड, ठीक है, इन सभी के लिए या इन सभी लिगेंड्स की अगर बात करें तो इन लिगेंड्स को वीक लिगेंड्स बोला गया, जबकि कार्बोनिल हुआ, साइनाइड हुआ, इथाइलिन डाइअमाइन, अमाइन हुआ, EDTA हुआ, इन सभी को स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा कार्बोनिल का। ठीक है, CO का स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को स्टडी करना है, याद रखना है, और ये हमें एक एक्सप्लेनेशन देगा फॉर द कलर ऑफ द कम्प्लेक्स, की जो कम्प्लेक्सेस हम पढ़ते हैं वो कलर्ड क्यों होते हैं, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने में हमें हेल्प करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ तक बात करते हैं अपने सेक्शन की, उसके बाद का एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।